गुड़िया और चिंकी दो बहनें थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थीं। गुड़िया अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी, जल्दी घर वापस आ जाती थी, अच्छे से पढ़ाई करती थी और किसी भी अजनबी पक्षी से बात नहीं करती थी। दूसरी तरफ चिंकी थी, जो देर से घर वापस आती थी। वो जंगल के हर बुरे पक्षी से बात करती थी और जंगल के सबसे आवारा पक्षी भूरे कौवे की दोस्त थी। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कहा था कि चिंकी को अपने साथ लेकर आना, वैसे तो वो जल्दी आती ही नहीं है। मम्मा, मैं उसे हमेशा कहती हूँ, लेकिन वो मुझसे लड़ाई शुरू कर देती है। वो तो मेरी एक बात नहीं मानती। उसे पता नहीं क्यों समझ नहीं आता कि हम उसका भला ही चाहते हैं। अच्छा, आप चिंता ना करें, मैं जाती हूँ और उसे लेकर आती हूँ। गुड़िया अपने घर से निकलती है और चिंकी को ढूंढती है। उधर चिंकी अपने दोस्त बुरे कौवे के साथ झरने पर बैठी थी। चिंकी, मैं तुम्हें अपने साथ दूसरे जंगल ले जाना चाहता हूँ। वहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। हम दोनों खूब मजे करेंगे और तुम जो चीज़ भी कहोगी मैं तुम्हें वो दिलाऊंगा। क्या बताऊं बुरे दोस्त, मेरी मम्मा तो मुझे घर से निकलने भी नहीं देती। पता नहीं मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं। और मेरी बहन गुड़िया का इतना प्यार करती है मम्मा। तुम अपनी मम्मा से कोई बहाना बना लेना और मेरे साथ कल ज़रूर चलना। हम दोनों वहाँ खूब मज़ा करेंगे और कल प्यारा सा तैयार होकर भी आना। गुड़िया चिंकी को ढूंढती ढूंढती झरने तक आती है। बुरा कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है। मैंने तुम्हें पूरा जंगल ढूंढा है, अब जल्दी घर चलो, मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। झूठ मत बोलो, मम्मा सिर्फ तुम्हारा ही प्यार करती हैं। मुझे तो सिर्फ डांटती ही रहती हैं। चिंकी, ऐसी बात नहीं है, मम्मा हम दोनों का प्यार करती है, उनके डांट में भी प्यार छुपा है। अच्छा, फिर तुम्हें क्यों नहीं डांटती? अच्छा, अब इन बातों को छोड़ो और घर चलो। आज मम्मा ने खीर बनाई है, मिलकर खाएंगे। चिंकी खीर का नाम सुनकर गुड़िया के साथ चल देती है। चिंकी बेटी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जल्दी घर आया करो। मम्मा, मुझे घर में बोरियत होती है, इसलिए मैं बाहर रहती हूँ। अगर घर में रहकर मेरा हाथ बटा दिया करो तो बोरियत नहीं होगी तुम्हें। अच्छा, कल मैंने तुम्हारी नानों के घर जाना है, उनकी तबीयत खराब है। तुम दोनों घर में ही रहोगी और सारा काम करोगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। चिंकी तो पहले ही ये चाहती थी, वो खुश हो जाती है। चिंकी को उसके दोस्त बुरे कौवे ने फोन दिया था, जिसे वो अपनी मम्मा से छुपा कर रखती थी। चिंकी जब सब रात को सो जाते हैं तो अपने दोस्त बुरे कौवे को फोन करती है। बुरे, सो के हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो जाग रहा हूँ। हमारा काम हो गया। कल मेरी माँ हमारी नानों के पास जा रही है, तो पीछे से मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया। तुम कल अच्छा सा तैयार होकर आना और सुंदर से गहने पहन कर आना। लेकिन मेरे पास तो गहने नहीं है। तुम अपनी मम्मा के गहने पहनाना, जब वापस आओगी तब उनको उतार कर रख देना, किसी को पता ही नहीं चलेगा। चिंकी फिर से फोन छुपाकर सो जाती है। उधर बुरा कौवा अपने दोस्त कालू कौवे को फोन करता है। कालू यार, हमारे तो दिन फिरने वाले हैं। मैंने उस पागल चिंकी को कह दिया है कि सोने के गहने पहन कर कल आना। हम उसे वो गहने छीन लेंगे और फिर हम अमीर हो जाएंगे। शुक्र है बूढ़े, तूने कोई अच्छी खबर सुनाई। मैं कल ऑटो चलाने वाला बनकर आ जाऊंगा। ठीक है, तुम टाइम से आ जाना। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को घर छोड़कर चली जाती है। गुड़िया, मेरा पकोड़े खाने को मन कर रहा है। चलो फिर चलकर खाते हैं, मम्मा पैसे देकर गई है। मेरे पंख दर्द कर रहे हैं, तुम पकोड़े घर ही ले आओ। गुड़िया चिंकी की बातों में आकर पकोड़े लेने चली जाती है। पीछे से चिंकी अच्छा सा तैयार होती है, अपनी मम्मा की अलमारी खोलती है और सोने का हार और बालियां निकालकर पहन लेती है और अपनी तस्वीर बनाकर बुरे कौवे को भेजती है। फंस गई मछली जाल में। इस पागल को भला क्या पता, मैं तो इसे लूटने वाला हूँ। चिंकी अपने घर से निकलती है और नदी पर जाती है। वहाँ बुरा कौवा पहले से ही आया हुआ था। चिंकी, हम ऑटो पर जाएंगे तो जल्दी चले जाएंगे। बुरा कौवा चिंकी को साथ लेकर ऑटो स्टॉप पर जाता है। वहाँ कालू कौवा पहले से ही खड़ा था और चिंकी बुरे के साथ ऑटो में बैठ जाती है। चिंकी को ऑटो में बैठते हुए गुड़िया देख लेती है। वो चिंकी के पीछे जाती है,
लेकिन कालू कौवा तेजी के साथ ऑटो वहाँ से ले जाता है। गुड़िया भागती हुई कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर अंकल, जल्दी से मेरी मम्मा का नंबर मिला दे, मुझे उन्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। कबूतर रानू चिड़िया का नंबर मिलाता है और गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। उधर कालू कौवा और बुरा कौवा चिंकी को एक वीरान जगह पर ले जाते हैं। बुरे, इस ऑटो वाले ने यहाँ ऑटो क्यों रोका है? जल्दी ऑटो से नीचे उतरो। वो सब ऑटो से नीचे उतरते हैं। लड़की, अपने गहने मुझे दे दो। बुरे, ये देखो, ये मुझे क्या कह रहा है? ठीक कह रहा है, जल्दी से अपने गहने हमें दे दो। बुरे, मेरे साथ मजाक मत करो। बुरा कौवा चिंकी के 2 थप्पड़ लगाता है। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? जल्दी अपने गहने उतारो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम भी तो अपनी माँ को धोखा देकर ही यहाँ आई हो। चिंकी रोते हुए सारे गहने उतारकर बुरे कौवे को पकड़ा देती है। बुरा कौवा और कालू कौवा वो गहने लेते हैं और चिंकी को वहीं छोड़कर ऑटो में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर रानू चिड़िया पुलिस को फोन कर देती है और गुड़िया पुलिस को ऑटो वाले का नंबर भी बता देती है। आप चिंता ना करें, इस नंबर से हम उन दोनों दुष्ट लुटेरों को जल्दी पकड़ लेंगे। चिंकी वहाँ बैठी रो रही थी। मुझे मम्मा ने समझाया था कि हर किसी से दोस्ती नहीं करते, लेकिन मैंने मम्मा की बात नहीं मानी। अब अगर मैं घर गई तो मम्मा मुझे बहुत मारेंगी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। काश मैं अपनी मम्मा की बात मान लेती। बुरा कौवा और कालू कौवा जा रहे थे कि पुलिस उनका पीछा करती है और उन्हें पकड़ लेती है। उनसे सारे चुराए हुए गहने वापस ले लेती है। अब जल्दी बताओ कि चिंकी को कहाँ छोड़ा है, वरना बहुत मार पड़ेगी। चिंकी को पहाड़ों के पास वाले सुनसान रास्ते में छोड़ा है। अब हमें भी छोड़ दें, हमसे गलती हो गई। तुम दोनों को तो अब जेल में हम छोड़ेंगे। फिर पुलिस चिंकी को उसके घर वापस छोड़ आती है। चिंकी बहुत शर्मिंदा थी। चिंकी बेटी, देखा आपने, मैं आप पर क्यों रोक टोक करती थी। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चिंकी ने सीख लिया था कि अपनी मम्मा की बात ना मानने से अपना ही नुकसान होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सख्त गर्मी के कारण सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे। ऐसे मौसम में पक्षियों को भोजन की बहुत समस्या थी। पूरे जंगल में वही एक आम का बड़ा पेड़ था, जिस पर अब कुछ ही आम बचे थे। चिड़िया और मिट्ठू तोता भूखे थे। वो उड़ते हुए आम के उस बड़े पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। एक कौवी जिसका नाम गोरी कौवी था, वो पहले से ही वहाँ बैठी हुई थी। मिट्ठू और चिड़िया को देखकर कौवी उनसे कहती है, चिड़िया और तोते, मैं पहले आई हूँ। अब इस पेड़ पर आम बहुत थोड़े हैं और मैं ये आम किसी को खाने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे तुम्हारे हैं आम? अभी 3 आम तो हैं पेड़ पर, हम सब एक एक आम ले लेते हैं। एक मेरा, एक मेरे कालू जी का और एक मेरे बेटे जग्गू का। मैं तो पहले ही ये आम बांट चुकी हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर नहीं जाना तो फिर मैं तो ये आम लेकर जा रही हूँ। फिर गोरी कौवी वो तीनों आम तोड़कर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और मिट्ठू तोता बैठे कौवी का मुंह देखते रह जाते हैं। चिड़िया रोने लग जाती है। मिट्ठू, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर भोजन ना मिला तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या खाने को लेकर जाऊंगी। चिड़िया, यहाँ भूख से मरने से तो अच्छा है हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। मिट्ठू और चिड़िया ऐसे बैठे बातें कर रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया और मिट्ठू, मैं बताता हूँ आपको भोजन कहाँ से मिलेगा। मिट्ठू भैया, ये आवाज कहाँ से आई है? चिड़िया, शायद ये आम का बड़ा पेड़ हमसे बात कर रहा है।
फिर वो पेड़ के तने के पास आते हैं। वो सामने बड़े पहाड़ों की दूसरी तरफ एक गुफा है। उस गुफा में एक तरबूज की बेल है। आप वहाँ जाकर तरबूज खा लें। ये सुनकर चिड़िया और मिट्ठू बहुत खुश होते हैं। क्या हमें वहाँ से भोजन मिल जाएगा? हाँ, वो बेल कोई साधारण तरबूज की बेल नहीं है। आप उस बेल से जितने भी तरबूज तोड़ो वो तरबूज कम नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आम के पेड़ जी, आपने हम गरीब पक्षियों की मदद की। फिर चिड़िया और मिट्ठू वहाँ से उड़ते हैं। वो दोनों सीधे पहाड़ों की दूसरी ओर जाते हैं। मिट्ठू, वो सामने है गुफा। फिर चिड़िया और मिट्ठू जल्दी से उस पुरानी गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में तो सच में एक बड़ी तरबूज की बेल थी, जिस पर बड़े बड़े पके हुए तरबूज लगे हुए थे। मिट्ठू, देखा, ऊपर वाले ने हमें भी भोजन दे दिया। अब हम सब पक्षी यहाँ से अपने लिए मीठे मीठे तरबूज ले जाया करेंगे। मैं आज ही जंगल जाकर दूसरे पक्षियों को भी बताऊंगा। फिर चिड़िया और मिट्ठू अपने लिए एक एक तरबूज तोड़ते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर चिड़िया वो तरबूज काट कर अपने बच्चों को देती है। मम्मा, ऐसे सूखे मौसम में आपको ये तरबूज कैसे मिल गया? गुड़िया बेटी, हमें तरबूज की इस बेल का आम के बड़े पेड़ ने बताया है। अब कोई पक्षी भूखा नहीं सोएगा, सबको भोजन मिलेगा। मिट्ठू कबूतर और उसकी पत्नी को भी तरबूज की बेल का बता देता है। तो फिर कल हम सब इकट्ठे ही जाएंगे और अपना अपना भोजन ले लेंगे। गौरी कवि भी अपने घर में बैठी अपने परिवार के साथ आम खा रही थी। जब मैं आम तोड़ने लगी तो वहाँ पर मिट्ठू और चिड़िया आ गए। 2-4 लगाकर भगाना था उन्हें वहाँ से। नहीं, मैंने उन्हें मारा तो नहीं, मगर मैं आम तोड़कर वहाँ से आ गई। गोरी, अब कल भोजन कहाँ से लेंगे? आम के बड़े पेड़ पर तो अब आम खत्म हो गए हैं। दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे जाएंगे, जहाँ से वो भोजन लेंगे वहीं से हम ले लेंगे। मम्मा, आम बहुत मीठा है, कल भी मेरे लिए कोई मीठा फल ही लेकर आना। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सब पक्षी पीपल के बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी पक्षी उन दुष्ट कौवों को उस जादुई बेल का ना बताए। अगर उन्हें पता चल गया तो वो कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करेंगे। फिर वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं और गुफा की तरफ जाते हैं। कौवा और कौवी तो पेड़ के पीछे छुपे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। देखा कालू, गंदी आंखों वाला कबूतर सब पक्षियों को हमारे खिलाफ कर रहा था। और वो मिट्ठू भी तो टें टें कर रहा था। चलो अब जल्दी से उनके पीछे जाकर देखते हैं कि वो सब कहाँ गए हैं। ऐसे वो दुष्ट कौवे दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। चिड़िया, अब तो बरसात होने तक हमें यहाँ से भोजन मिलता रहेगा। कबूतर, ये तरबूज बहुत मीठे हैं, चलो अब जल्दी से तरबूज लेकर यहाँ से जाएं, कहीं वो कौवे ना हमें देख लें। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें तो यहाँ से भोजन लेने भी नहीं देंगे। फिर वो सब अपना अपना तरबूज तोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही सब पक्षी वहाँ से जाते हैं, कौवा और कौवी भी गुफा में पहुँच जाते हैं। गोरी, मिल गया, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया। देखो कैसे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं।
अब मुझे पता चला वो चातर पक्षी हमसे क्या छुपा रहे थे। कालू, हम ऐसा करते हैं कि ये सारे ही तरबूज तोड़कर ले जाते हैं और फिर बाकी के पक्षी भूखे मरेंगे और हम मजे मजे से तरबूज खाएंगे। गौरी, तुम ये तरबूज तोड़ो और मैं ये तरबूज इन बोरियों में भरता हूँ। फिर कौवा और कौवी उस जादुई बेल से तरबूज तोड़ तोड़ कर 2 बोरियां भर लेते हैं। कालू, बोझ ज्यादा है, मुझसे तो उठा नहीं होगा। तुम यहीं बैठो और मैं ये बोरियां घर छोड़कर आता हूँ। फिर कालू कौवा तरबूज की बोरी अपने ऊपर रखकर जैसे ही उड़ने लगता है तो वो बोरी गिर जाती है। गौरी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। कालू, आइडिया, मैं ये बोरी तुम्हारे ऊपर रखकर रस्सी से बांध देती हूँ। हाँ, ये ठीक है। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी एक बोरी तरबूज से भरी हुई कालू कौवे के ऊपर रखकर बांध देती है और कौवा वहाँ से उड़ता है। बोझ ज्यादा था, इसलिए कौवा कभी नीचे आता तो कभी ऊपर जाता। वो बहुत मुश्किल से उड़ते हुए जब नदी पर पहुंचता है तो बोझ ज्यादा होने के कारण वो नदी में गिर जाता है और तरबूज के साथ साथ वो भी डूब जाता है। बुलबुल दूर एक पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी। वो भागकर मिट्ठू को बताती है। तो वो कौवे पुरानी गुफा तक पहुंची के मुझे जल्दी से जाकर उसकी पत्नी को बताना होगा। मिट्ठू पुरानी गुफा की तरफ भागता है और गौरी कौवी से जाकर कहता है, गौरी, तुम्हारे लालच ने तुम्हारे पति की जान ले ली है। ये सुनकर गौरी हैरान हो जाती है। नहीं मिट्ठू, मेरा कालू तो घर तरबूज छोड़ने गया है। बोझ ज्यादा होने के कारण कालू कौवा नदी में डूबकर मर गया है। ये सुनकर गौरी रोती हुई वहाँ से भागती है, मगर अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। गौरी कौवी को सेल्फियाँ लेने का बहुत शौक था। वो जिस भी जगह कालू कौवे और जग्गू के साथ घूमने जाती सबसे पहले अपना फोन निकालती और सेल्फी बनाने लग जाती। आज वो तीनों मेले में गए थे। गौरी, बस करो अब सेल्फियां बनाना। सारी सेल्फियां तो तुम फिल्टर में बनाती हो, कभी असल कैमरे में सेल्फी बनाओ तो लग पता जाए तुम्हें अपनी शक्ल का। तुम तो बस हर समय मेरे हुस्न से जलते हो और मुझे फिल्टर का कह रहे हो। तो तुम फिल्टर में भी अच्छे नहीं आते, इसलिए कभी सेल्फी नहीं बनाई तुमने। अच्छा, अब सेल्फियां छोड़ो, सुबह से हम यहाँ आए हुए हैं, अब हमें घर जाना चाहिए। बस 2 मिनट रुको, मैं उस बड़े से झूले के साथ अपनी सेल्फी बना लूं और एक सेल्फी मैं इस छेले के साथ भी बनाऊंगी। तोते, तुमने कौवे को देखा है? वो सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। उसने तो मेरे साथ काम पर जाना था। तुम्हें नहीं पता? वो तो मेले पर गया है। क्या तुम्हें बताकर गया था? अरे नहीं नहीं, उसकी पत्नी जहाँ भी जाती है सबसे पहले वहाँ की सेल्फी अपलोड कर देती है। अब कोई परदेश भी बैठा हो तो उसको भी पता लग जाएगा कि दोनों पति पत्नी कहाँ है। जग्गू, गौरी और कालू कौवा घर वापस आ जाते हैं। मेरी सेल्फी रानो, हरियाली और फाख्ता ने देख ली। अब तो मन ही मन मेरी खूबसूरती देखकर वो तीनों जल रही होंगी। मेरा तो मन करता है कि उनकी जली हुई शक्लों के साथ भी एक दिन सेल्फी बनाऊं। कितना मजा आएगा, एक यादगार फोटो बन जाएगी। अगले दिन रानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो गौरी कौवी फूलों के पास खड़ी थी और सेल्फी बना रही थी। गौरी सेल्फी बनाने लगती है कि रानो वहाँ आ जाती है। गौरी, क्या कर रही हो? ओहो रानो, मेरी सेल्फी खराब कर दी तुमने। इतनी सुबह सुबह कौन सेल्फी बनाता है? तुम्हें घर में कोई काम नहीं? काम तो है, अभी मैंने जाकर खाना पकाना है। तो जाओ खाना पकाओ, कालू और जग्गू भूखे बैठे होंगे। तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने 1-2 सेल्फियाँ और भी खींचनी है, फिर जाऊंगी घर। गौरी, हर वक्त सेल्फी बनाना और उसको अपलोड करना अच्छी बात नहीं होती। तुम शक्ल से जितनी मासूम लगती हो, अंदर से उतना ही जलती हो।
मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती और तुम तो इतनी गरीब हो, खुद कभी फोन ले नहीं सकती और मेरे पास फोन देखकर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता और मुझे भाषण देने लगती हो। मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी, लेकिन तुम तो हर वक्त झगड़ा करने के लिए तैयार रहती हो। अगर मेरे मुंह लगोगी तो मुझसे ऐसी ही बातें सुनोगी। रानो वहाँ से चली जाती है और गौरी फिर से सेल्फियाँ बनाने लगती है। जग्गू, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? इतनी भूख लगी है। पापा, मम्मा तो बाहर सेल्फियाँ बनाने चली गई। मैंने उन्हें कहा भी था कि हमें भोजन बना दें, तो उन्होंने कहा कि इतना अच्छा मौसम बार बार थोड़ी आता है, भोजन तो वो हमें बाद में भी बना देंगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी तो मैंने उसके हाथ में फोन ला कर दे दिया। अब तो हर समय सिर्फ गोरी होती है और उसके साथ उसका फोन। अब मुझे खुद ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे। गौरी अपनी नई नई सेल्फियाँ लेती है और बाकी पक्षी अपने काम करते हैं। एक दिन गौरी कव्वी, रानो चिड़िया, हरियाली तोती और फाख्ता एक पेड़ पर बैठे हुए थे। हरियाली कहती है, मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ, कब से अपने घर के कामों में लगी हुई हूँ। मेरा मन करता है कहीं घूमने जाऊं। तुम कितनी लकी हो गौरी, हर समय कहीं ना कहीं घूमने चली जाती हो। कालू तो मुझे कहीं ले जाने पर राजी नहीं होता, पर मैं भी गौरी हूँ, अपनी जिद पूरी करवा ही लेती हूँ। पिछली बार जब हम घूमने गए थे तो कितना मजा आया था। हाँ, मुझे भी वो दिन याद आते हैं। गौरी, तब तो तुम सेल्फियाँ लेते लेते गुम हो गई थी, फिर हम सब ने मिलकर तुम्हें ढूंढा था। मैं खोई नहीं थी, बस तुम सबके साथ मजाक कर रही थी। क्यों ना हम सब फिर कहीं जाने का प्लान बनाएं। अब रोज इसी जंगल में रहते हैं, कभी तो हमारा भी बनता है दूसरे जंगलों की सैर करना। अगर तुमने मजे करना है तो मेरी बात मानो, हम सब पहाड़ों वाले जंगल जाते हैं। वहाँ जगह जगह प्यारे प्यारे फूल हैं, एक खूबसूरत नदी भी है और बड़े बड़े पहाड़ हैं। वहाँ सेल्फियाँ बनाने का बहुत मजा आता है। गौरी, तुम्हारी हर बात सेल्फी से शुरू होकर सेल्फी पर ही खत्म होती है। फिर हम सब कल सुबह निकलेंगे ताकि शाम को वापस आ जाएं। फिर वो सब घर जाकर अपने अपने पतियों को अपना अपना प्लान बताती हैं। गौरी, तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए यहाँ से निकलने का। यह पहाड़ों वाले जंगल का आइडिया भी तुमने ही दिया होगा। तो मैं उनको वहीं लेकर जाऊंगी जहाँ मेरी सेल्फियाँ अच्छी आती हैं। ये जो तुम हर वक्त सेल्फी सेल्फी करती रहती हो ना, तुम्हें मरवाएगी किसी दिन। अब चुपचाप वहाँ पर जाने के लिए पैकिंग करो। अगले दिन सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। वो सब अपने लिए एक बस करवाते हैं और बस में बैठ जाते हैं। बस पक्षियों को पहाड़ों वाले जंगल छोड़ आती है। पक्षी पहाड़ों वाला जंगल देखकर खुश हो जाते हैं। कालू, ये सब बेचारे तो यहाँ पहली बार आए हैं, अब हम दोनों मिलकर इनको जंगल घुमाएंगे। हम तो यहाँ इतनी बार आ चुके हैं। तुम बस थोड़ी देर के लिए अपना फोन बंद रखना तो सब काम हो जाएगा। फिर गौरी और कालू सब पक्षियों को नदी पर लेकर जाते हैं। दोस्तों, ये है इस जंगल की सुंदर सी नदी। हमारे जंगल में जो नदी है वो तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। रानो, मेरी फोटो बनाना इसके साथ। इस तरह गौरी जो जगह पक्षियों को दिखाती है, साथ साथ अपनी सेल्फी भी लेती जाती है। आखिर में सब पहाड़ों वाली जगह आते हैं। ये पहाड़ तो कितने ऊंचे हैं, यहाँ से तो नीचे देखते हुए भी डर आता है। जब मैं पिछली बार आई थी तो इस बड़े पहाड़ पर चढ़कर मैंने सेल्फी ली थी, आज भी लूंगी। गौरी, ध्यान से, ये जगह बहुत खतरनाक है, कहीं तुम गिर ना जाना। डरो मत, कुछ नहीं होता, सेल्फियाँ तो मैं लेकर ही रहूंगी। गौरी कव्वी पहाड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो सेल्फियाँ लेने लगती है, उसका पंजा पहाड़ की चोटी पर फिसलता है और गौरी ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाती है। सब पक्षी भागे भागे गौरी के पास जाते हैं। गौरी के पंख टूट जाते हैं। मेरे पंख, हाय मेरे पंख टूट गए, हाय हाय। हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि यहाँ सेल्फियाँ लेना खतरनाक है। गौरी बहुत रोती है, लेकिन अब उसके पंख कभी वापस नहीं आने थे और ना ही वो अब कभी उड़ सकती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।